तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही बेहतरीन विषय। जी हाँ दोस्तों, विषय का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। इसके एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रासो परंपरा का परिचय लिखिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न भले ही ये लघु उत्तरीय में हो, लेकिन मैं इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये दीर्घ उत्तरीय में भी आ जाएगा तो भी आपसे बन जाएगा और लघु उत्तरीय में तो आप लोग वैसे ही कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, रासो परंपरा का जो परिचय है इस प्रश्न के उत्तर को हम जानते हैं। तो उत्तर में आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह एक महत्वपूर्ण शाखा है। रासो साहित्य का सीधा संबंध आदिकाल से है। रासो साहित्य का सीधा संबंध आदिकाल से है। रासो से तात्पर्य, जो रासो शब्द है उस शब्द से तात्पर्य मुख्य रूप से हिंदी के वीरगाथा कालीन यानी कि आदिकाल ग्रंथों से है। वीरगाथा काल जो था ना उससे है, ठीक है, जो युद्धों का वर्णन करते हैं। आगे हम दोस्तों आपको रासो जो मतलब परंपरा है इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इससे आप लोग इस प्रश्न में तो बिल्कुल गलती नहीं करोगे और ये पता है हर साल आता है ये प्रश्न। युद्धों का वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन राजाओं की वीरता और उनके युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण, ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो रासो शब्द है वह रास यानी कि नृत्य या रहस्य से भी जुड़ा है, लेकिन इसका सबसे प्रचलित अर्थ है राजाओं के युद्धों से ही संबंधित जो काव्य हैं उनसे ही माना जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। रासो शब्द का अर्थ है, मतलब जो रासो शब्द का जो अर्थ है उसके अलग अलग संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो इन्होंने ये कहा है तो अलग, मतलब जैसे कि गेरसन है उन्होंने कुछ अलग बात कही है इसी रासो शब्द पर, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी है? रसायन शब्द से। इसके पीछे यह धारणा है कि बीसलदेव रासो में रसायन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है और यही रसायन शब्द आगे चलकर राष्ट्र के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। आगे दोस्तों हम जानते हैं अब जो रासो काव्य परंपरा है इसके प्रमुख कवि तथा उनकी प्रमुख रचनाएं, और उसके बाद हम बात करेंगे रासो काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताओं की। और लास्ट में दोस्तों मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टॉप 20 इस मतलब मैं पढ़ा के 20 एमसीक्यू भी करवाऊंगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे। तो आपसे कितना बनता है आप लोग उसे भी आप यहीं के यहीं टेस्ट भी दे लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन सबसे पहले रासो साहित्य की काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों को जानते हैं। रासो काव्य परंपरा के मुख्य कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद बरदाई, और ये रासो काव्य परंपरा के सबसे मुख्य कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। तो इस पृथ्वीराज रासो रचना को तो आपको दिमाग में रख ही लेना है, किन्होंने लिखा है? चंद बरदाई जी ने। और जो पृथ्वीराज रासो है उसका विषय है पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी जो जीवन है, उनकी युद्ध है, उनकी वीरता है, ठीक है, उनके दिल्ली में जो राजनीतिक संघर्ष थे उन सभी का वर्णन इस पृथ्वीराज रासो रचना में किया गया है। और इस पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसकी विशेषता यह भी है कि ये इतिहास से संबंधित है। वीर रस की इसमें उच्च ऊर्जा हमें देखने को मिलती है तथा राष्ट्र गौरव का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं हमारे नंबर 2 मुख्य कवि जो कि हैं जननायक, ठीक है, या जयनायक। इनको जयदेव भी कह देते हैं, कभी कभी जय सिंह सिकरवार भी इनको कह देते हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है हम्मीर रासो। क्या है? हम्मीर रासो। विषय क्या है? राणा हम्मीर सिंह जो देव थे, ठीक है, हम्मीर देव थे, उनकी महान युद्ध गाथा पर इन्होंने लिखा है हम्मीर रासो। और हम्मीर रासो की विशेषता क्या है? यह यथार्थ परक युद्ध वर्णन, राजपूत अस्मिता का अभाव इसमें देखने को हमें मिलता है। इसके बाद है नरपति नाल है।
इनकी प्रमुख जो रचना है वो है बीसल देव रासू। क्या है? बीसल देव रासू। विषय क्या है? अजमेर के राजा बीसल देव की वीरता पर यह आधारित है, बीसल देव रासू। ठीक है। और इसकी जो विशेषता है बीसल देव रासू की, वो है सरल भाषा, युद्ध के साथ सामाजिक प्रसंग थे उनका वर्णन इनमें किया गया है बीसल देव रासू में। इसके बाद है दंडी कवि, जिनको दस्तूर या दंड कवि भी कह देते हैं। इनकी प्रमुख रचना है खुमान रासू। विषय कौन है? जो गुजरात हैं उनके वीर सम्राट खुमान की यहाँ पे गाथा का वर्णन किया गया है खुमान रासू में। आई थिंक कि आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। खुमान रासू की विशेषता क्या है? यह अपभ्रंश मिश्रित भाषा में लिखी गई है और वर्णनातीत जो मतलब अतीत की बात है वहाँ पर इन्होंने वीरता में जो वर्णनातीत वीरता है उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। इसके बाद है सारंगधर। सारंगधर की जो प्रमुख रचना है वो है सारंगधर रासू। विषय है राजस्थान के शौर्य, युद्ध, आयोजन और नायक नायिकाओं की गतिविधियों का इसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। विशेषता क्या है? इस जो रचना है इसकी विशेषता है आख्यान शैली। यह आख्यानक शैली में लिखी गई है और इसमें राजस्थानी लोक तत्व की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रासो काव्य परंपरा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। कुछ हमने प्रमुख कवियों के बारे में तो जान लिया है, अब विशेषताओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहले है वीर रस की प्रधानता। तो रासो काव्य परंपरा में हमें शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति, युद्ध कला की प्रखर चित्रण, यानी कि इनकी रचनाओं में हमें प्रखर चित्रण देखने को मिलता है। शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति, युद्ध कला, इन सभी का। इसके बाद नंबर 2 ऐतिहासिक आख्यानकता। ठीक है, आख्यानात्मक शैली। नायक के जीवन, उनकी लड़ाइयाँ और घटनाओं का क्रमबद्ध, मतलब सीक्वेंस वाइज 1 से 2 पे गए, 2 से 3, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से वर्णन हमें देखने को मिलता है। नंबर 3 स्वाभिमान, सम्मान और युद्ध निष्ठा, त्याग, नारी सम्मान, इन सभी की महिमा भी हमें रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसकी नंबर 4 विशेषता है वो है मिश्रित भाषा शैली। जहाँ दोस्तों रासो काव्य परंपरा में आपको अपभ्रंश भाषा, पुरानी राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और संस्कृत के तत्सम शब्दों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। लंबी आख्यानात्मक रचनाएं भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अनेक रासो ग्रंथ विशाल काव्य हैं, यानी कि बहुत बड़े काव्य हैं, जिनको खंडों और सर्गों और प्रसंगों में बांटा गया है। यानी कि आप ये मान लो एक सर्ग है, एक सर्ग रहता है तो उसमें 50 पन्नों का रहता है। ऐसे 20 सर्ग हो गए तो मतलब 1000 पन्नों की रचनाएं वो लिख गए थे हमारे प्राचीन कवि, जो रासो काव्य परंपरा के जो कवि थे उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी थी। और खंड में भी बहुत बड़े होते हैं ये खंड, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़े, एक पार्ट मान लो ये खंड, ठीक है। इसके बाद है यथार्थ और कल्पना का मिश्रण। ऐतिहासिक तत्व मौजूद हैं, मतलब इन जो रासो काव्य परंपरा है उसमें ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं, उन पर कल्पित वीरता एवं लोक कथात्मकता विस्तार भी हमें, मतलब लोक कथा का विस्तार भी हमें देखने को मिलता है। आगे है छंदों की विविधता। दोहा, छप्पय, सौरठा, रास छंद, इन सभी का प्रभावशाली प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नंबर 8 है समाज और संस्कृति का चित्रण। मध्यकालीन राजपूताना जो है उनका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का स्पष्ट रूप से चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी सभी प्रमुख विशेषताओं की बात कर ली। अब हम लगाते हैं इसके प्रमुख जो MCQ क्वेश्चन है उनको। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिया है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। वैसे रासो काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो बताइए आप, रासो काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो रासो काव्य की मुख्य विशेषता है वीर रस, ठीक है, इसमें वीर रस प्रमुख प्रधान रचनाएं रहती हैं। नंबर 2 है पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि चंद्रवरदाय जी हैं जो पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हम्मीर रासो किसकी रचना है? तो हम्मीर रासो है राजा राणा हम्मीर देव की, ठीक है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो जो बीसल देव रासो है ये है नरपति नाल की रचना। अगला प्रश्न है खुमान रासो के लेखक कौन है? तो खुमान रासो के लेखक है दंड कवि। कौन है? दंड कवि। रासो काव्य में किस शैली का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है? तो रासो काव्य में सबसे ज्यादा हमें जो प्रबंध शैली है उसका प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने काव्यों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध तरीके से सर्गों और खंडों में बांटा है।
रासो काव्य किस प्रदेश में अधिक विकसित हुआ? तो इसमें राजस्थान का नाम ज़्यादा आता है बंगाल, गुजरात, उड़ीसा के मुकाबले। तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ रासो काव्य। रासो परंपरा में किन मूल्यों का प्रमुखता से चित्रण हमें देखने को मिलता है? तो रासो काव्य परंपरा में जिन मूल्यों का हमें सबसे ज़्यादा चित्रण मिलता है उसमें है त्याग, वीरता, स्वाभिमान। इन सभी मूल्यों का हमें सबसे ज़्यादा चित्रण देखने को मिलता है। निम्न में से कौन रासो ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से जो सूरसागर है ये रासो ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सूरसागर है ये भक्ति काल से संबंधित है। रासो काव्य परंपरा की जो मुख्य भाषा है, मतलब इसकी भाषा मुख्यतः कैसी रहती है? तो ये अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो पृथ्वीराज रासो में वीर रस प्रधान है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। रासो काव्य में कौन सा छंद अधिक मिलता है? तो सबसे ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिलता है रास छंद, ठीक है, या वीर छंद, ठीक है। रास छंद ही इसी मतलब रासो काव्य परंपरा से ही एक रास छंद भी कहलाता है, वही रास छंद कहलाता है। रासो काव्य परंपरा का उद्गम किस साहित्यिक भाषा से माना जाता है? तो रासो काव्य परंपरा का जो उद्गम है वो अपभ्रंश से माना जाता है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश। सारंगधर रासो है वह किसकी रचना है? तो ये सारंगधर की है, ठीक है, इन्होंने सारंगधर रासो को लिखा। रासो ग्रंथों में क्या अधिकता से मिलता है? तो इसमें दीर्घ आख्यानकता, ठीक है, मैंने जो विशेषताएं बताई थी वही दीर्घ आख्यानक गीत, ये हमें अधिकता से मिलते हैं। रासो काव्य परंपरा की एक प्रमुख जो केंद्रीय विषय है वह क्या है? तो वह है युद्ध और शौर्य, ये युद्ध और शौर्य पर केंद्रित थी। रासो काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण किस रचना में विशेष रूप से है? तो ये पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद बरदाई की रचना है, उसमें हमें काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण देखने को मिलता है। रासो काव्य की रचनाएं सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं? तो ये विस्तृत और वर्णनात्मक होती हैं, वर्णनात्मक। इसके बाद है हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। रासो काव्य का प्रमुख भाव तत्व कौन सा है? तो इसका प्रमुख जो भाव तत्व है वह है वीरता। रासो काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह नायकों के शौर्य का वर्णन करना, उनकी वीरता का वर्णन करना। तो यहाँ पर हमारे जो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए, और मतलब जितने भी MCQ बनाए थे मैंने इस प्रश्न से। अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। MA हिंदी साहित्य के लिए मैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।